नमस्कार साथियों, ज्ञानम पंजाब के इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि पंजाब लेक्चर कैडर का जो सिलेबस है वो हमें पता लग चुका है। पाठ्यक्रम की वीडियो भी मैंने बनाई थी, तो आशा करता हूँ वो वीडियो आपने देख ली होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को देख लीजिएगा। नया पाठ्यक्रम जो शिक्षा विभाग के द्वारा वो घोषणा की गई है, घोषित किया गया है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। उसी के अनुसार अब आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। अब बात ये आती है कि जब हमें पाठ्यक्रम पता चल गया, पाठ्यक्रम के बाद आगे हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक रणनीति होना अनिवार्य है। रणनीति मतलब कि एक स्ट्रेटजी होना चाहिए कि किस प्रकार से अब हमें इस परीक्षा की तैयारी करनी है, हमें किस प्रकार से अपने इस सपने को साकार करना है कि हम पंजाब में लेक्चरर कैडर की इस परीक्षा को पास कर सकें और अपने सपने को साकार कर सकें। तो इसके लिए ज्ञानम पंजाब आप लोगों के लिए आपके साथ खड़ा हुआ है, आपकी पूरी सहायता के लिए हमेशा खड़ा हुआ है। इसलिए अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए कि हमें अब हिंदी के पाठ्यक्रम को पता कर लिया हमने, इसके बाद परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करनी है वो अब हम यहां पर जानेंगे। तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको कुछ समझ में ना आए या आपके कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट में नीचे जरूर पूछेगा, उसका उत्तर मैं आपको जरूर दूंगा। तो चलें करते हैं शुरू वीडियो को। तो जैसे कि यहां पर आप थंबनेल भी देख सकते हैं, पंजाब लेक्चर कैडर 2026 हिंदी स्ट्रेटजी, कैसे बने हिंदी शिक्षक। तो शिक्षक बनने की एक रणनीति हमारे पास होना अनिवार्य है। बिना रणनीति के अगर हम कोई कार्य करेंगे तो कदापि सफलता हमें प्राप्त नहीं होती है। तो क्या रणनीति होनी चाहिए? सर्वप्रथम आपके पास क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से पढ़ना है अर्थात समझना है। ठीक है, कई बार विद्यार्थी देखते हैं कि पाठ्यक्रम आ गया है और पाठ्यक्रम में वो देखते हैं कि अरे इसमें तो बस बड़ा छोटा सा पाठ्यक्रम दिया गया है, इसमें तो बहुत कम सिलेबस है। ये स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सिलेबस बहुत कम है। मुझे एक दो स्टूडेंट्स के फोन भी आए थे। इससे पहले जो पुराने वाला पाठ्यक्रम था वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर सिलेबस तो इतना नहीं है, आपने इतना जो सिलेबस बताया है कहाँ से बताया है। तो उनको मैं बताना चाहूंगा, आप सबको ये बताना चाहूंगा कि जो पाठ्यक्रम में लिखा होता है सिर्फ वही पाठ्यक्रम नहीं होता है, उसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए पाठ्यक्रम को सबसे पहले समझना है अच्छी तरह से। जैसे कि तैयारी शुरू करने से पहले पूरे पाठ्यक्रम का विश्लेषण करें और यह समझे कौन से विषय अधिक महत्वपूर्ण है तथा आपस में क्या संबंध है। विषय कौन से महत्वपूर्ण है, अब पाठ्यक्रम आ गया, पहले पाठ्यक्रम को अच्छे से समझना है। ठीक है, कई बार वही चीज मैं बता रहा हूं कि पाठ्यक्रम में अगर लिख दिया है रस, तो रस मतलब ये नहीं कि बस रस, अच्छा रस आ गया तो उसके जो रस के विभिन्न अंग हैं उनको याद करके चले गए, इतने प्रकार का रस होता है, बात खत्म। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मान लो आपको रस सिद्धांत पूछा गया है, तो रस सिद्धांत अगर पाठ्यक्रम में लिख दिया गया तो रस सिद्धांत में और क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे कि पाठ्यक्रम में अगर रस, सिर्फ रसों के नाम याद नहीं करना है, रस की परिभाषा आएगी, रस निष्पत्ति आएगा, स्थायी भाव आएंगे, विभाव आएगा, अनुभाव आएगा, संचारी भाव आएंगे, प्रमुख आचार्य जिन्होंने रस सिद्धांत के बारे में अपने विचार रखे हैं वो सब कुछ आएगा। तो सिर्फ रस एक शब्द पर मत जाइए, उसके पीछे और कितना विस्तृत पाठ्यक्रम है उसके पीछे जाइए। सूक्ष्म दृष्टि आपको रखनी है कि यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अलंकार लिख दिया तो ये नहीं कि अलंकार, शब्द अलंकार होते हैं, अर्थ अलंकार होते हैं। शब्द अलंकार दो चार पढ़ लिए, दो चार अर्थ अलंकार पढ़ लिए। भाई शब्द अलंकार हम पढ़ेंगे, हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा, तो अनुप्रास अलंकार के भी तो आगे भेद हैं। लटानुप्रास अलंकार होता है, वो कौन सा अलंकार है, तो वो भी देखिए, वहां से भी तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए प्रश्न अच्छे से समझना है कि पाठ्यक्रम क्या दिया गया है। उसके बाद फिर जब समझ में आ जाए फिर हमें यह देखना है कि उनमें से किन किन विषयों, कौन कौन से विषय हम पहले पढ़ चुके हैं, उन विषयों को आपको रेखांकित कर लेना है
ताकि आपको पता लग सके पहले हम इन विषयों पर, क्योंकि वो आपको आते हैं, आपने पहले पढ़े हैं, तो उन विषयों को पहले हम पढ़ेंगे, बाकी जो विषय है उनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने पाठ्यक्रम को विभाजित कर लेना है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर अवधारणा। ठीक है, अवधारणात्मक अध्ययन करना है, किसी भी विषय को रटने की बजाय उसके पीछे की अवधारणा को समझना है। ठीक है, कि ये नहीं कि जैसे कई विद्यार्थी बोलते हैं कि हमें रचनाएं याद नहीं होती। सर, रचनाओं को कैसे याद करें? रचनाओं को रट्टा मारें, भूल जाती हैं। तो रचनाओं को याद करने के लिए आपके पास ट्रिक्स बनी होती हैं, उन ट्रिक्स के द्वारा आप रचनाओं को याद कीजिए। ठीक है, जैसे कॉन्सेप्ट को समझना है, हमने मूल अवधारणा को समझना है, रट्टे पर जोर मत दीजिए, समझकर पढ़ना। देखो, लेक्चरर कैडर, आपको पता है कि इसका स्तर क्या होने वाला है, इसका स्तर मास्टर लेवल का होगा। तो मास्टर लेवल का अगर आपका स्तर है तो आपको वहां पर रट्टा काम नहीं आएगा, समझ काम आएगी, और वो आपकी समझ ही वहां पर चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, मान लो उदाहरण दे रहा हूं, यदि प्रश्न आता है कि ध्वनि सिद्धांत की विशेषताएं बताएं, तो केवल परिभाषा याद करने की बजाय यह हमें समझना है कि आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत क्यों दिया था, उसका उद्देश्य क्या था, तथा यह अलंकार और रीति सिद्धांत से किस प्रकार से भिन्न है। ये चीज इस प्रकार से आपको प्रत्येक विषय को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, ये नहीं कि जो दे दिया गया प्रश्न, जो पंक्ति में दे दिया गया वही बस उतनी चीज हमें पढ़ना है, उसके पीछे की चीजों को भी पूछें, उसके पीछे की चीजों को भी देखें। देखो, जब भी हमारी लेक्चर कैडर की, जैसे हमारी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं, है ना, उसमें मैं आपको लेक्चर कैडर की अभी हमारी क्लास होती है डेली, तो उस कक्षा में मैं आपको प्रश्नों के अभ्यास करवा रहा हूं, लेक्चर कैडर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि आपको पहले प्रश्न पूछा जाता है, फिर ऑप्शंस होती हैं, फिर उसके बाद आंसर होता है, फिर डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। एक्सप्लेनेशन क्यों देता हूं, अगर मैं सीधा आंसर बता दूंगा तो भी चल जाएगा, परंतु एक्सप्लेनेशन दी जाती है, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि उस एक्सप्लेनेशन में से भी कई प्रश्न निकलते हैं, तो वहां से भी अगर आपको प्रश्न निकले तो आप उसका उत्तर दे सको। सिर्फ एक प्रश्न नहीं पढ़ना, एक के साथ हमें कई प्रश्न करने हैं, ये हमारी सोच होती है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी प्रश्न, आप अगर कोई भी विषय याद कर रहे हैं तो उस विषय के साथ और विषयों को जोड़ जोड़ कर पढ़े। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजों को समझकर हमें करना है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मानक पुस्तकों का अध्ययन करें। मानक पुस्तकों का अध्ययन कैसे, मतलब एक ही विषय के लिए अनेक पुस्तकों की बजाय एक या दो विश्वसनीय पुस्तकों का चयन करें। ठीक है, अब यह बहुत ज्यादा भ्रम रहता है कि हम पढ़ें कहां से, कौन कौन सी पुस्तकें हमारे लिए उपयुक्त होगी, कौन सी पुस्तक खरीदे, कहां पर पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो एक देखो, इसमें क्या करना है, एक विषय के लिए अनेक पुस्तकों की बजाय एक विश्वसनीय पुस्तक ले। जो भी आप किताब ले रहे हैं वो प्रमाणिक होनी चाहिए, पहले ये सुनिश्चित कर लें जो भी आप पुस्तक ले रहे हैं क्या वो बिल्कुल प्रमाणिक है, कितनी बार रिवाइज हो चुकी है। जितनी बार रिवाइज होगी मतलब उसमें त्रुटियों की संभावना कम होती है, उतने ही ज्यादा कॉन्सेप्ट उसमें ऐड किए जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज उसमें क्या होगा कि आप अलग अलग किताबें मत खरीदिए कि अलग अलग किताबें हमने खरीदने हैं, वो भी ले लिया, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी ले लिया हमने, अलग भी ले लिया, दो तीन हमने बुक्स ले ली, और फिर हम कंफ्यूज है कि कहाँ से पढ़े, इसका पढ़े उसका पढ़े। नहीं, पहले आप किताब खरीदें तो उसका सैंपल देख लीजिए, नेट पे आपको सैंपल अवेलेबल होता है, तो वहां से सैंपल में आप चेक कर लीजिए किसकी लैंग्वेज आपको सही लग रहा है, आप जिस प्रकार की पुस्तक चाहते हैं क्या वो उसी प्रकार की पुस्तक है। तो कौन कौन सी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, इसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा, एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, इस पर इसी चैनल पर अपलोड करेंगे हम, जहां पर मैं आपको बताऊंगा इन पुस्तकों में से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो आपको सही पुस्तक लगे उस पुस्तक से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो पुस्तकों ज्यादा किताबें नहीं लेनी है, एक किताब रखें, शुरू से लेकर अंत तक बार बार उसी किताब से हमें रिवाइज करना है, उसी किताब से हमें रिवीजन करना है, ताकि हमें भ्रम ही ना रहे। एक किताब से पढ़ना है बस, एक बार बस आपको ये देख लेना है कि कौन सी पुस्तक बिल्कुल सही है, मेरे अनुसार कौन सी पुस्तक है, बस ये आपने जांच लेना है। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं तो पहले एक मानक पुस्तक का पूरा अध्ययन पढ़ लें, उसके बाद उसी विषय के नोट्स तैयार करें, और उसके बाद पुस्तक नहीं पढ़नी है, किताब पढ़ रहे हैं आप, कोई भी कॉन्सेप्ट है आपने, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, पूरे का पूरा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद
फिर हैंड रिटन नोट्स बनाएं, नोट्स जरूर बनाने हैं, अपने हाथ से लिखकर नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद फिर आप उन नोट्स को पढ़िए, किताब को नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि बार बार किताब में पढ़ेंगे, किताब बहुत विस्तृत होती है, समय ज्यादा लगता है, तो उसका सारांश हम अपने नोट्स बना लेंगे, उन नोट्स में से हम पढ़ेंगे। तो ये आपकी एक रणनीति होनी चाहिए। उसके बाद अपने शब्दों में संक्षिप्त नोट्स तैयार करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर विषय के नोट्स आपको तैयार करना है। अब नोट्स में क्या लिखें, ठीक है, नोट्स में क्या होना चाहिए, जैसे कि भरत मुनि की प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। मान लो हम भरत मुनि के बारे में, रस सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं, मैं पूरी की पूरी उदाहरण रस सिद्धांत की लेकर चला हूं, ठीक है। तो प्रवर्तक भरत मुनि के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से, प्रवर्तक हम जानेंगे भरत मुनि है, तो भरत मुनि के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। नट शास्त्र, रस सूत्र, रस के प्रकार, रस के अंग, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, 2-3 महत्वपूर्ण उद्धरण, अंतिम समय में यही नोट्स आपको पुस्तक की तरह। अब देखो कि आपको एक काम और करना है कि जब आप पाठ्यक्रम पढ़ लेते हैं, सिलेबस आपको पता लग गया, उसके बाद पीवाईक्यूज को जरूर देखना है। आगे यहां पर मैं बताऊंगा पीवाईक्यूज को देखना है। तो पीवाईक्यूज में से क्या होता है, आप देख लीजिए, या फिर पीवाईक्यूज अपने पास रख लिया आपने, ठीक है, उनके प्रिंट आउट निकाल लीजिए, नेट पे नहीं देखना है, प्रिंट आउट आपके पास होने चाहिए, सिलेबस का आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। जब आप पढ़ने बैठे हैं तो आपके पास सिलेबस आपके समक्ष है, जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं विषय को पूरे का पूरा पढ़ लिया, फिर उसमें से देखिए पीवाईक्यूज में से वहां से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, पहले उन प्रश्नों को उसी अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिए कि ये प्रश्न ऐसे पूछा गया था, ये प्रश्न ऐसे पूछा गया था, ये चीज आपने करनी है। और बार बार नोट्स पढ़ने हैं, ये आपको बता दिया गया है। उसके बाद क्या है, साहित्यकार, कृति विशेषता को एक साथ याद करे, केवल लेखक का नाम याद ना करे बल्कि उससे जुड़ी प्रमुख एवं साहित्यिक योगदान भी याद करें, ठीक है। कि मान लो हमने किसी साहित्यकार के बारे में पढ़ना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में पढ़ना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, यानी कि सिर्फ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक बार हम जन्म याद कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक बार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के उपन्यास याद कर रहे हैं, एक बार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कविताएं याद कर रहे हैं, नहीं। अगर हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पढ़ना है तो उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक पूर्ण जीवन परिचय और उसके बाद उनकी संपूर्ण रचनाएं एक बार में ही पढ़ लीजिए, ठीक है, ये आपको काम करना है, ठीक है। मान लो हम जयशंकर प्रसाद पढ़ रहे हैं तो उनकी सारी की सारी रचनाएं, ठीक है, ये हमने पढ़ लेनी है। जैसे महादेवी वर्मा, अब देखो, अब यहां पर हमारे पास, अब वही आप बोलते हो कि ट्रिक्स, हमें रचनाएं याद नहीं होती, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि हमें रचनाएं याद नहीं हो रही, हम कैसे याद करें, तो वहां एक दो ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूं, है ना। इस तरह से ट्रिक्स बनाइए, ट्रिक्स के माध्यम से याद कीजिए, और ये ट्रिक्स खुद बनाइए, क्योंकि अपनी ट्रिक्स बनाई हुई ज्यादा याद रहती है। अगर दूसरों की ट्रिक पढ़ेंगे तो वो आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी आप अपनी ट्रिक पढ़ेंगे, है ना, अपनी ट्रिक से पढ़ेंगे। देखो जैसे कि मान लो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं है, कमाइनी, आंसू, झरना, लहर, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। और ट्रिक क्या है हमारे पास, देखो अब इसको कैसे पढ़ना है, कमाइनी के आंसू झरना बनकर लहरें पैदा करने लगे, कमाइनी के आंसू, कमाइनी के आंसू झरना बनकर लहरें पैदा करने लगे, फिर से 2-4 बार, कमाइनी के आंसू झरना बनकर लहरें पैदा करने लगे, कमाइनी के आंसू झरना बनकर लहरें पैदा करने लगे, होगी या रचना, एक पंक्ति बस, जहां पर आप रचनाएं लिख रहे हैं साथ में अपनी ट्रिक लिखिए वहां पर, और बार बार उस ट्रिक को पढ़िए, बस इतना सा काम है, और भूलेगा भी नहीं, और आपको एक क्रम से याद रहेगा। अगर हम वैसे याद करेंगे तो आगे पीछे हो जाते हैं, तो इस तरह से और ट्रिक बनाने से पहले एक बार रचनाओं को क्रमबद्ध कर लीजिएगा, क्रमबद्ध कर लीजिए, ठीक है, यहां पर उसका ईयर लिख लीजिए, ठीक है, और क्रमबद्ध उसी प्रकार से अपनी ट्रिक बनाइए और उसी प्रकार से हमें याद करना है, ठीक है जी। उसके बाद आगे हमारे पास क्या आता है, महादेवी वर्मा की, मान लो निहार, रशिम, नीरजा, सांध्य गीत और दीप शिखा, ये हमारे पास रचनाएं आ गई। अब इन रचनाओं को कैसे याद करना है, सुबह निहार दिखाई दिया, फिर रशिम निकली, उसके बाद नीरजा मिली, शाम को सांध्य गीत गाया और अंत में दीप शिखा जला दी। बस, जरूरी नहीं है कि ट्रिक का कोई मतलब हो, कि आप बोलो कि सर इस पंक्तियों का मतलब क्या है, मेरे भाई पंक्तियों का कोई मतलब नहीं, यहां पर हमने मतलब नहीं देखना, हमने बस इसको याद करना है। कुछ भी बना लीजिए, किसी प्रकार से भी बना लीजिए, बस आपके दिमाग में पता होनी चाहिए कि ये चीज ऐसे है, बस ये चीज आपने देखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ट्रिक बनाएंगे तो ये महादेवी वर्मा की रचनाएं याद हो जाएंगी, ठीक है जी। तो ऐसे ट्रिक से याद कीजिए, इस प्रकार से आपको रचनाएं याद रहेंगी। उसके बाद हमारे पास आता है एमसीक्यूज का नियमित अभ्यास करना है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लो जयशंकर प्रसाद जी पढ़ रहे हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित और कौन कौन से
पीवाईक्यूज में प्रश्न आए हैं उन पीवाईक्यूज में से प्रश्न को उठाइए और अपने नोट्स में सम्मिलित कीजिए और उस प्रश्न का उत्तर खुद खोजने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये और एमसीक्यूज का नियमित अभ्यास करना है। जो टॉपिक आपने पढ़ा, टाइम टेबल बनाना बड़ा जरूरी है। शायद मैं यहां पर पॉइंट लिखना भूल गया। आपने पीवाई सबसे पहले पाठ्यक्रम देखा, पाठ्यक्रम देख लिया, उसके बाद टाइम टेबल बना लो कि मुझे पढ़ना कैसे है। ठीक है, कि मंडे को मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके बाद ये टॉपिक्स मेरे आगे होंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे को, थर्सडे फ्राइडे, ऐसे टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे सुबह से लेकर कितने बजे तक आपको पढ़ना है। ठीक है, एक कितने कितनी की शिफ्ट होंगी, 2-2 घंटे की शिफ्ट है कि 3-3 घंटे की शिफ्ट है। 3-3 घंटे में आपने टाइम टेबल को डिवाइड किया है, तो 3-3 घंटे, 2-2 घंटे तो कम से कम रखिए। 2 घंटे पढ़ने बैठे तो 2 घंटे में मैंने ये चीज पढ़ी, उसके बाद आगे जब मैं दोपहर को 2 घंटे पढ़ूंगा तो उसमें ये वाला टॉपिक पढ़ूंगा और अगले 2 घंटे में ये वाला टॉपिक पढ़ूंगा। अलग अलग चीजों से पढ़ेंगे कि एक 2 घंटे में आदि काल पढ़ा, दूसरे 2 घंटे भक्ति काल पढ़ा, तीसरे घंटे में हमने रीति काल पढ़ा और उसमें जो आधुनिक काल पढ़ा। तो इस तरह से आपके सारे काल इकट्ठे चलते रहेंगे और आपका सिस्टमैटिक वे से बनता रहेगा। थोड़ी थोड़ी चीजें आप वहां से करते रहेंगे। अगर ऐसा आपको लगता है कि नहीं हम इकट्ठे काल नहीं पढ़ सकते तो ठीक है, आदि काल ही पढ़िए, परंतु समय निश्चित कर लीजिए कि मुझे 10 दिन में आदि काल पढ़ना है, 10 दिन में आदि काल संपूर्ण पढ़ना है, फिर 10 दिन में ये, 10 दिन में। ज्यादा समय मत दीजिएगा, अच्छे से विस्तार से पढ़िए, उसके बाद फिर से बार बार रिवीजन करते रहिए। इस तरह से जैसे भी आपको लगता है टाइम टेबल जरूर बनाइए। ठीक है, और उसमें जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज हमने मान लो कि आज हमने आदिकाल के टॉपिक पढ़े। ठीक है, मान लो हमने पृथ्वीराज रासो पढ़ लिया, आदिकाल का पृथ्वीराज रासो पढ़ा, तो उसके बाद पृथ्वीराज रासो संबंधित एमसीक्यूज हमें करने हैं। उससे संबंधित जितने एमसीक्यूज हैं नेट पे सर्च करो, पृथ्वीराज रासो एमसीक्यूज, जो जो एमसीक्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करो, और जहां पर आपको लग रहा है कि गड़बड़ है दोबारा से फिर से उसके रिवीजन करो। जब तक टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता उसको छोड़िए मत अच्छे से। हाँ, यही नहीं कि एक ही टॉपिक लेके 10 दिन 20 दिन बैठे रहो, ये भी नहीं करना है ना। इतनी तो समझ आप सब में है। तो एमसीक्यूज का नियमित अभ्यास करना है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है तुलनात्मक अध्ययन करें। तुलना करते हुए कैसे? समान विषयों की तुलना करके पढ़ने से विषय लंबे समय तक याद रहते हैं। ठीक है, एक ही विषय को तुलना कि इसमें ये है तो उसमें ये आ गया, इसमें ये आ गया तो उसमें ये हो गया। जैसे कि छायावाद, मान लो छायावाद और प्रगतिवाद हमने तुलना, छायावाद में था कल्पना की प्रधानता थी और यथार्थ की प्रधानता थी प्रगतिवाद में। यहां पर प्रगति चित्रण है तो प्रगतिवाद में सामाजिक चेतना की भावना है। व्यक्तिवाद दिखाया गया है छायावाद में और सामूहिक दृष्टिकोण दिखाया गया प्रगतिवाद में। इसको कहा जाता है तुलनात्मक अध्ययन। इस प्रकार से पढ़े, ठीक है, कि कल को आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये प्रगतिवाद है, ये छायावाद है, ये प्रयोगवाद है, और प्रयोगवाद में ये अंतर है, भारतेंदु और द्विवेदी युग में ये अंतर है। तो ये चीजें इस तरह से आपको पढ़ना है। नियमित पुनरावृत्ति करें। नियमित पुनरावृत्ति रिवीजन जिसको कहा जाता है, एक विषय को बार बार दोहराना, हमें बार बार पढ़ना है। यदि आपने रीतिकाल पूरा पढ़ लिया है तो अगली बार पूरी पुस्तक पढ़ने के बजाय अपने नोट से, और नोट्स में चार्ट, फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, है ना। रीतिकाल को किन किन काव्य धाराओं में बांटा गया है, इस काल में कौन कौन से कवि हुए, इस काल में ये कवि हुए, इस काल की ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ऐसे भी फ्लो चार्ट्स में भी आप पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से इजी नोट्स आपको बनाने हैं, अपनी भाषा में नोट्स बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आता है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करने हैं। पिछले वर्षों के पीवाईक्यूज, ठीक है, वो जरूर देखने हैं आपको। या तो एक बार पाठ्यक्रम सिलेबस देखने के बाद सारे के सारे पीवाईक्यूज डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर वहां से उनकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या एक बार वहां पर पीवाईक्यू देख लेने, जो जो क्वेश्चंस आपको वहां से पता लग जाएंगे ये टॉपिक्स मुझे डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है, उन टॉपिक्स को आप ज्यादा ध्यान देंगे। फिर उसके बाद एक बार पीवाइज कर लेने हैं, उसके बाद उन क्वेश्चंस को अलग निकाल लेना है कि आप छांट लीजिए कि इसमें कौन कौन से कहां से भक्ति काल से संबंधित कितने प्रश्न आए पीवाई के, उसको उनको एक साइड कर लिया, इतने रीति काल से आए हैं, इतने आधुनिक काल से आए हैं। उसके बाद फिर जब आप आधुनिक काल पढ़ रहे हैं तो वही पीवाई के उसके प्रश्न आपने उठाए आधुनिक काल के, उनको सॉल्व कर लिया और अपने नोट्स में भी लगा दिया, ये पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, इस तरह से। ठीक है, तो जैसे कि पीवाईक्यूज आपने देख लिए, उसके बाद मॉक टेस्ट दें और सीमा में प्रश्न पत्र हल करने का अभ्यास करें। आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, पीवाईक्यूज हो गए। उसके बाद जब आपको लग रहा है हर वीक
सैटरडे को आप फिक्स कर लीजिए या संडे को फिक्स कर लीजिए कि मुझे मॉक टेस्ट देना है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको इंस्टीट्यूट्स की तरफ से भी मिल जाते हैं। तो जैसे भी आपको लग रहा है मॉक टेस्ट जरूर करने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट कीजिए, जो आपने टॉपिक पढ़ा, भक्ति काल हमने पूरा हफ्ता पढ़ा, और संडे को या सैटरडे को मुझे मॉक टेस्ट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से कीजिए। अभी चलो सिलेबस की, अभी सिलेबस आया है, अभी डेट नहीं आई है एग्जाम की, तो आप संडे ऑफ रख लीजिए, मान, ठीक है। कि रिलैक्स होना भी जरूरी है, कि हमें आराम भी तो करना है। ये नहीं कि बॉडी बहुत ज्यादा चिंता लेकर पढ़ना है, तो ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। सैटरडे को मॉक दीजिए, उसके बाद संडे को घूमो फिरो, मजे करो, फिर से मंडे से वैसे पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। ऐसे आप अपने अनुसार समय सीमा निर्धारण कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। उसके बाद उच्च प्राथमिकता वाले विषय पहले तैयार करें, कि जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक बार बार रिवाइज हो रहे हैं, बार बार टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं, जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, जिन जिन विषयों को, उन विषयों को बार बार आपको पढ़ना, उनको ज्यादा ध्यान देना है एक बार, है ना। उसके बाद यहां ऐसे करने के बाद फिर आप जब आपकी डेट अनाउंस हो जाती है कि इस समय हमारा पेपर होने वाला है, तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर अच्छे से फिर से आप रिवीजन करना शुरू कर देना। रिवाइज कीजिए, जितनी बार हो सकता है उतनी बार रिवाइज कीजिए। तो ये थी रणनीति, ठीक है। और ये रणनीति थी मेरे अनुसार, कि आपको ऐसा करना चाहिए। अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है, आप बोलो कि नहीं सर हमें तो ऐसे नहीं पढ़ना, हमें तो ऐसे पढ़ना है, तो बिल्कुल वैसे ही पढ़िए। रणनीति आपकी अपनी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी आपकी अपनी होनी चाहिए, है ना। अपनी स्ट्रैटेजी होगी तो आप अपने हिसाब से पढ़ पाओगे। अगर आपको ये वाली स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है तो इसी को अपना लीजिए, नहीं तो इसी तरह से इन सारे के सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। इनमें से कुछ भी छूट ना जाए, इसको देखते हुए अपने अनुसार टाइम टेबल बनाएं, अपने अनुसार नोट्स बनाएं, अपने अनुसार पीवाईक्यूज का एनालिसिस करें, सब कुछ अपने अनुसार कीजिए जैसे आपको अच्छा लगता है, ठीक है जी। तो इतनी वीडियो में, बस आज की वीडियो में इतना ही हम करेंगे। आशा करता हूं जो जो चीजें मैंने आपको बताई आपके लिए जरूर सहायता करेंगी। आपको ये सारी की सारी चीजें आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा सहायक रहेंगी। फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार की बहुत ही लाभदायक वीडियोस के लिए हमारे ज्ञानम पंजाब के इस चैनल से जुड़े रहिएगा। फिर से मिलेंगे, अपना ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कर दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। ये कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। मैं देख रहा हूं कि विद्यार्थी वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करते, लाइक्स कर दे रहे हैं, शेयर कर दे रहे हैं। कमेंट भी किया कीजिए ताकि उसको पढ़कर दूसरे विद्यार्थी भी उस वीडियो को देख सकें, ठीक है जी। तो वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।